हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें देश और राज्य के शासन के बारे में पढ़ना होता है, और इसमें भारतीय संविधान में 22 भाग दिए हुए उनके बारे में पढ़ना होता है, और इसमें 395 अनुच्छेद दिए हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। और इसमें सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड यानी IPC के बारे में, जिसका हिंदी में नाम होता है भारतीय दंड संहिता। और आगे पढ़ेंगे CRPC के बारे में, जिसका नाम होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 1 से। तो इसमें भाग 1 में दिया हुआ है कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। तो अनुच्छेद 1A में दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। अब हम देख लेते हैं परिसंघ, संघ और यूनियन में क्या अंतर होता है। तो परिसंघ का मतलब होता है कि इसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक साथ मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है फेडरल यानी संघ। इसमें भी राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। तो परिसंघ में हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं अमेरिका के बारे में, और इसमें फेडरल में देख सकते हैं हम कनाडा के बारे में, और यूनियन में अपना भारत देश आ जाता है। इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। और इसमें अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। और हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो क्षेत्र दिए गए हैं उनमें कितने प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें दिए गए हैं स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर अर्जित क्षेत्र। तो हमारे देश में स्टेट की संख्या है टोटल 28, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8, और अर्जित क्षेत्र 0 हैं, जो कि अभी तक अर्जित नहीं किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या भारत ने अभी तक किसी राज्य को मिलाया है। तो यस, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिलाया गया था सिक्किम को। तो इसमें देखते हैं कि 2 संशोधन किए गए थे हमारे संविधान में। तो इसमें पहला संशोधन किया गया था 35वां संशोधन 1974 में, जिसमें सिक्किम को सहज का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद किया गया था 36वां संशोधन, इसमें सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 में देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि क्या देश ने परिवर्तन किया है। तो यस, सबसे पहले ये देखते हैं MP के बारे में। MP, इससे मध्य प्रदेश, जिसका मतलब है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2008 में इसको। और यूपी में देखते हैं, यूपी से उत्तराखंड अलग राज्य बना था, और बिहार से झारखंड बना था। अब आगे देखते हैं केस के बारे में। 1960 में बेरूबरी संघ केस हुआ था। अब देखते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 या 3 में जो संशोधन किया गया है उसको 368 से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संशोधन अगर यदि हम भारतीय संविधान में करते हैं तो उसको 368 के द्वारा करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 2 और 4 में जो संशोधन दिया गया है इसमें इसको 368 से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं बहुमत के लिए। यदि 50% बहुमत मिलता है इन दोनों अनुच्छेद में तो राष्ट्रपति बाध्य होता है, और इससे अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होती है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं भाग 1 में। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पहला दिया हुआ यूनियन, और दूसरा दिया हुआ विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, और तीसरा दिया हुआ है कि वर्तमान में जो राज्य हैं इनकी सीमा आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। और नंबर 4 पे दिया हुआ कि साधारण बहुमत से राष्ट्रपति बाध्य होता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इस काम किए जाते हैं। अब देखते हैं आज़ादी के समय हमारे भारत की क्या उस समय स्थिति थी। तो ये देखते हैं
उस समय देसी रियासतों की संख्या 552 थी, जिसमें पाकिस्तान में कुल 13 देसी रियासतों ने विलय किया था। और देसी रियासतों को जो भारत में मिलाने का काम है उनको 3 लोगों ने किया था, जिसमें थे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे वीपी मेनन जो कोई आईएएस अधिकारी थे सचिव के पद पर, और तीसरे थे माउंटबेटन जो उस समय के वायसराय थे। तो देसी रियासत मिलाते समय 3 देसी रियासतों ने अलग देश की मांग करने की कोशिश की थी, जिसमें थे एक थे हैदराबाद, दूसरे थे जूनागढ़, तीसरे थे जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद के बारे में देखते हैं। इसको ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया भारत में। अब देखते हैं जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में इसमें यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था। और तीसरा देखते हैं ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 26 अक्टूबर 1947 को। अब देखते हैं 1951 में भारत में किस प्रकार के राज्य बटे थे। सबसे पहले ए नंबर पे दिया ब्रिटिश प्रोविंस, और दूसरा है प्रिंसली स्टेट, और तीसरा है कमिश्नरी स्टेट, और चौथा है यूटी। तो ब्रिटिश प्रिंस मतलब यहाँ पर सीधे उसका शासन होता था ब्रिटिश लोगों का। प्रिंसली स्टेट में जहाँ पर रियासत थी, और कमिश्नरी स्टेट में कमिश्नर बैठता था, और यूटी अलग था, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखते हैं भारत के राज्यों के गठन के लिए बनी समिति। तो 1948 में 2 समितियां बनी थी, जिसमें था एस.के. धर आयोग और दूसरे थे जेवीपी समिति। इन दोनों समितियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, लेकिन एक घटना हो गई। पेट्टू श्री रामलू ने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। ये थे आंध्र प्रदेश के। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे आंदोलन और भी तेज हो गया। फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, वो भी भाषाई आधार पर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान रखिएगा, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी। अब आगे फजल अली आयोग बना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये इनकी सिफारिश पर राज्यों का गठन किया गया भाषाई आधार पर, लेकिन एक राज्य और एक भाषा को महत्व नहीं दिया गया। अब इसमें फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। गठन 1953 में किया गया और रिपोर्ट इसने 1956 में पेश की। लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। अब इसको लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। उस समय जब संशोधन करके स्टेट बने थे, तो उस समय बने हुए स्टेट थे 14 और यूटी थे 6। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब देखते हैं हम पंजाब के बारे में। तो वर्तमान में जो पंजाब अभी भारत के नक्शे में दिया हुआ है, पहले इतना नहीं था, काफ़ी बड़ा पंजाब था। उस समय पंजाब का नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू था। तो इसकी विभाजन करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था 1966 में। तो अब हम देखते हैं कि इससे कितने राज्यों का निर्माण हुआ था। तो इससे निर्माण जो हिमालयी क्षेत्र थे, वहाँ से निर्माण हुआ था हिमाचल प्रदेश का, और जो हिंदी बोलते थे उससे निर्माण हुआ था हरियाणा का, और जो पंजाबी बोलते थे उससे निर्माण हुआ था पंजाब का। और हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया था। अब हम देखते हैं भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के बारे में। तो इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 5 से 11 तक। सबसे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। नागरिकता का पहली बार वर्णन अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया था। और अनुच्छेद 5 में देखते हैं हम। अब अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं, जो कि 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में प्रारंभ में नागरिकता संविधान के। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय क्या नियम था? उसका जन्म यदि भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब इसमें सी में दिया हुआ संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, से 5 ईयर पहले
यदि कोई व्यक्ति भारत में रहता हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब अनुच्छेद 6 में देखते हैं। अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में। तो पहले जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो पहले ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 से परमिट लागू कर दिया गया कि इस पहले परमिट भरना पड़ता था, फिर 6 मंथ बाद उसको नागरिकता मिलती थी। 19 जुलाई 1948 से ये नियम लागू किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु तो उसको 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद नागरिकता मिलेगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से पाकिस्तान गया हो और फिर वापस आना चाहता हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अब देखते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। तो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। तो अनुच्छेद 8 में लिखा है कि यदि कोई बच्चा भारत के बाहर रहता है, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 9 में दिया है। अनुच्छेद 9 में दिया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। तो अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि नागरिकता कब बनी रहती है, जब तक कि कोई व्यक्ति संविधान के विरोध में कार्य ना करे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे देश के संविधान को खतरा हो, तो देश की ये नागरिकता बनी रहती है। अब अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि नागरिकता का कानून बनाता कौन है। तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, वो भी संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें संशोधन कितनी बार किया गया है। तो इसमें संशोधन कुल 4 बार किया गया है। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003 में और चौथा संशोधन 2005 में। अब इसमें दिया गया है कि भारत नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है। तो नंबर 1 में दिया हुआ है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कोई व्यक्ति यदि भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब किस प्रकार से, किसी को भी 1986 में संशोधन किया गया था, माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 2003 में इसमें संशोधन किया गया कि माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए, तब भारत को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे वंश के आधार पर। वंश के आधार पर पहले ये था कि केवल यदि पिता को माना जाता था, यदि पिता भारतीय हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 1992 में संशोधन किया गया, वंश की गिनती केवल पिता के आधार पर नहीं, माता पिता दोनों के आधार पर की जाएगी। अब देखते हैं 3 के बारे में। 3 में दिया हुआ है पंजीकरण के बारे में। पंजीकरण से किस प्रकार नागरिकता मिलती है। तो कम से कम भारत में 7 साल रहने पर पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। लड़की से विवाह करने पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लड़की से विवाह करता है कोई व्यक्ति तो उसको 7 साल भारत में रहना होगा, इसके बाद उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब देखते हैं देशीकरण के आधार पर। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि भारत में आए हैं और भारत आपको बहुत अच्छा जच गया है और बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा यदि आप जानते हैं तो भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं कि आपको 10 साल भारत में रहना होगा और भारत की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको पता होना चाहिए, मतलब आप उसको अच्छी तरीके से बोल सकते हो, और कला विज्ञान में एक अच्छी रुचि होना चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब 5वां दिया हुआ है अर्जित भूमि के आधार पर। तो सिक्किम को जब हमने 22वां राज्य घोषित किया था तो वहाँ के लोगों को अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिली थी। अब दिया है कि नागरिकता का समापन, यानी नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी। तो इसमें नंबर 1 पर दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
दूसरे देश के प्रभाव में आने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई भारत में रह रहा व्यक्ति चीन जिंदाबाद के नारे लगाए या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और तीसरा दिया हुआ है कि यदि फर्जी डॉक्यूमेंट प्राप्त करके आप नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। अब देखते हैं कि भारत में नागरिकता के बारे में जानकारी। तो भारत में नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। और किस प्रकार की नागरिकता है? तो ये एकहरी नागरिकता है। और किस नागरिकता का कौन सा अधिनियम है? तो 1955 में नागरिकता अधिनियम है। और इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1986 में। और प्राप्त करने की विधि क्या है नागरिकता प्राप्त करने की? तो इसे 5 प्रकार से किया जा सकता है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। और नागरिकता का कानून कौन बनाएगा? तो ये बनाता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं एनआरआई के बारे में। यानी कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर रह रहा हो, काम करने की या पढ़ाई करने की या जॉब पर्पज से गया हो, तो उसको एनआरआई बोलते हैं। तो इनके लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे इनकी जो कमाई हुई संपत्ति है वो इनकम टैक्स फ्री रहती है। और इनके पास पहचान के लिए पासपोर्ट होगा। और ये यदि 6 महीने से ज़्यादा के लिए भारत से दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए, तो इनको एनआरआई बोला जाता है। अब देखते हैं पीआईओ के बारे में, जिसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत थी 2015 से पहले तक, तो इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है। यदि ये लोग, जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम्पल में मानते हैं कि कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है जो कि भारत में पैदा हुआ था, तो यदि व्यक्ति वो घूमने आता है तो उसको अपनी जानकारी देना पड़ती थी हर 6 मंथ के अंदर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जानकारी देनी पड़ती थी, जिससे उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो इसको समाप्त कर दिया गया है पीआईओ को। इसकी जगह पर ओसीआई को शुरू किया गया है, जो कि सेम उसके जैसा है। तो इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात दी हुई है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देशों के लिए नहीं दिया जाता ओसीआई। अब हम देखते हैं ओसीआई के बारे में। तो इनको वीज़ा नहीं लगता और इनको FRRO, जो कि पीछे देख चुके हैं, फॉरिजनल रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इनको बताना भी नहीं पड़ता। पहले इनको बताना पड़ता था 6 महीने के अंदर, पर अब बताना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई के वोटर और भारतीय संविधान में ये देखते हैं कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पीआईओ जो होता है भारतीय मूल का व्यक्ति, ये वोट और इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। और जो ओसीआई होता है ये भी वोट और इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। और जो एनआरआई होता है ये भाग ले सकता है, लेकिन अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो आज की वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।